पीवी मेथड एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है इस बात में अभी तक में तो जरा मुझे बता दीजिए फटाफट से। ओके चलिए, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईआरआर। दैट इज आईआरआर। आईआरआर बोले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Okay, now what is internal rate of return? So internal rate of return is the rate at which present value of cash inflow equals to present value of cash outflow. ठीक है, what is IRR? IRR या फिर internal rate of return is a rate at which the present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow. ओके, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, इफ आई टॉक अबाउट एनपीवी मेथड, इफ आई टॉक अबाउट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इफ आई टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो इन ऑल ऑफ दीज मेथड व्हाट इज आवर अप्रोच? हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच ये है कि भाई फर्स्ट वी विल कैलकुलेट और वी विल एस्टिमेट द कैश इनफ्लोज, ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्काउंट दीज कैश इनफ्लोज एट our minimum required rate, ठीक है, and then we are going to calculate the third point, we are calculating the present value, okay, and in the fourth point I'm equating my present value with my cash outflow, present value cash inflow with outflow, and if it is positive or if it is more than one, then I'm accepting the project, or if it's not, then I'm rejecting the project, right? IRR कुछ अलग अप्रोच लेके चलता है। IRR का जो कंसेप्ट है, बेसिक जो अप्रोच है वही अलग है, ठीक है। IRR बोलता है कि स्टेप 1 विल कैलकुलेट कैश इनफ्लोस, स्टेप 2 विल कैलकुलेट अ रेट दैट इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देन वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस रेट, दिस IRR वर्सेस जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। भाई वी आर गोइंग टू कंपेयर द IRR विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड इफ इट इज मोर, इफ IRR is more than cost of capital, then we are going to accept the project, and if it is not more, then we are going to reject the project. समझ गया आपको बात? प्लीज पार्डन सर। हाँ बेटा, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आई एम सेइंग कि भाई जब हम एनपीवी मेथड की बात करते हैं, या जब हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी हमने पढ़ाई है उनकी जब बात करते हैं, तो बेटा वहां पे क्या कंसेप्ट होता है कि जो भी हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है उसको हम डिस्काउंट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट से, कि भाई मिनिमम रेट मान लो 12% है, तो वी विल डिस्काउंट दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑन दैट 12%, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, देन वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो विद कैश आउटफ्लो। अगर ये ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ये कम है तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमको एक्चुअल में ये कभी पता नहीं चलता कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका रेट क्या है, हमको ये कभी पता नहीं चलता। कोई आपसे पूछे, अगर फॉर एग्जांपल अपन ने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, ये जो एग्जांपल लिया था आपने, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि बेटा मुझको बताओ इस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू आर अर्निंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो आप क्या बोलोगे? आपके पास इसका आंसर ही नहीं है, यू डोंट हैव एन आंसर टू दैट, आपके पास इसका आंसर नहीं है। आपने क्या किया, आपने अपने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थी, उससे आपने इसको डिस्काउंट कर दी और वैल्यू निकाल ली, और आपने बोल दिया कि भाई ज्यादा आ रहा है एक्सेप्ट कर लो, कम आ रहा है रिजेक्ट कर दो। मैं आपसे बोलता हूं बेटा बताओ इस प्रोजेक्ट एक्स की रिटर्न क्या है ना? तो अब ये थोड़ी बोलोगे 846 रुपए, आप बोलोगे परसेंटेज में कि सर 20% है, 30% है, जो भी है हमारे, समझ आ गया आपको? लेकिन इन सारे पुराने मेथड्स में हम ये करने में केपेबल नहीं है, ये जो मेथड है ये हमको अलाउ नहीं करते करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेजेंट वैल्यू को मानते हुए वैल्यू निकाल के डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको कभी भी पता नहीं चल पाता कि भाई हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल में रिटर्न क्या है, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो किस रेट से कमा रहा हूँ, ये पता ही नहीं चल पा रहा हमको, ठीक है। तो उस केस में क्या है, एक नया टॉपिक, जो एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या करेगा, ये निकालेगा कि भाई बाकी सब चीज छोड़ो, आप तो अपना जो प्रोजेक्ट है ना उसकी रेट निकालो कि भाई आपको प्रोजेक्ट से किस रेट पे इनकम हो रही है, बस ये निकालो। आप क्या करो, आप बस ये निकालो कि आपका जो
प्रोजेक्ट का रेट है आप तो वो निकालो। ठीक है, और इस रेट को आप कंपेयर कर लो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। बात एक ही हो रही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उसके बाद कंपेरिजन कर रहे हैं। ये बोल रहा नहीं, पहले आप अपनी रेट निकाल लो, हमारी रेट तो तैयार है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर जो प्रोजेक्ट से रिटर्न मिला है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो रिटर्न हुआ हमको वो कम है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो कर देंगे रिजेक्ट। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल अगर लेता हूं मैं, अगर मान लीजिए आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पीरियड नंबर एक्स की बात करते हैं और वाई की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों में सेम है 12%। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईआरआर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। रेट ऑफ रिटर्न, इसकी रिटर्न कितनी है 12%, इसकी है 13%। इसको एक्सेप्ट करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, बस नॉर्मल सी बात, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बस ये बोल रहे हैं। पहले ऐसे कभी हमको निकल के नहीं आता था कि भाई इसकी रेट कितनी 13 है 14 है, कितना हमको पता नहीं चलता था, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कभी होती नहीं थी। ठीक है, हम तो क्या करते थे, हम सीधे के सीधे जो इनफ्लो हो रहा है, जो कैश इनफ्लो हो रहा है, इसको डिस्काउंट कर लो इस रेट से, और फिर उनको ऐड करके निकाल लो, पता लगा लो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस। लेकिन ये एक बहुत सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनफ्लोस जो होते हैं इनको एक तो इतने एफिशिएंटली, बिल्कुल मतलब समझ लो इतना प्रॉपर्ली डिडक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई फ्यूचर में कितनी इनकम होने वाली है आपको 4 साल के बाद, ये अंदाजा आप क्या लगा सकते हो, लगा ही सकते हैं आप अंदाजा। ठीक है, और बेटर तरीका यही है कि भाई हमको एक हर प्रोजेक्ट की, हर इन्वेस्टमेंट की एक रेट होनी चाहिए कि भाई इससे मैं 20% कमा रहा हूँ, इससे 30% कमा रहा हूँ, इससे 40% कमा रहा हूँ। तो उससे क्या कंपेरिजन थोड़ा आसान हो जाता है, कंपेरिजन थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। क्या बात हो रही थी हमारी, यस, सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस थोड़ा सा। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, तो हम यूज करते हैं आईआर। आईआर क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट की रेट निकालता है कि भाई आप इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कम कमा रहे तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये तो क्लियर होगी बात। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? चलिए, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन। ठीक है ना, लेट्स गो टू एंड सॉल्व अ क्वेश्चन। ये आगे बेटा, चलिए देखिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, हो गया। और इसमें क्या, बीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली एमबीए बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अपन एक दो क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे इसके भी। ठीक है, फिर अपन बातें चीजें कर लेंगे जो आपको करनी बात है। दैट वाज द प्लान। ऑलराइट, चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, सुबह ले लेते हैं बलविंदर का। ठीक है, इसमें शुड हाउ माइट आईआर बोला, देखो ये बोला इसने कि भाई आईआर हमको निकाल के दिखा दो, तो हम देखेंगे आईआर कैसे निकालना है। इसमें सीधे लिख दिया आईआर एक्स और वाई, ये तो ऐसे तो नहीं होगा। कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए जरा 1 मिनट। ओके, एआर करना आता है आपको सबको?
ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बस मेरे को एक बार आइए क्वेश्चन मिल जाए एक छोटा सा। बेटा क्वेश्चन ही नहीं है यार अगर इसके अंदर। चलिए जब तक आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करने का कीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ एक, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट यू नो कि कैसे सॉल्व करना है। एक बार खुद को अपने हाथ से करेंगे तो भी आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई मैंने कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ये चलो ये क्वेश्चन देख लो एक बार। This type of questions although will not be asked in the examination but just for the sake of understanding थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। N Limited has just installed a machine R at a cost of 2 lakh rupees. The machine has a life of 5 years with no residual value. कोई value उसकी है नहीं बेटा। The annual volume of production is estimated at 1,50,000 units, which can be sold at 6 per unit. ठीक है सही। Annual operating costs are estimated at rupees 2 lakh, excluding depreciation. डेप्रिसिएशन को हटा के हमारी जो कॉस्ट होती है वो लगती है 2 लाख रुपए की, ठीक है। एट दिस आउटपुट लेवल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 3 लाख पर यूनिट फॉर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एन लिमिटेड हैज जस्ट कम अक्रॉस अ मॉडल एस, नया मॉडल आ गया मॉडल एस, ठीक है, केपेबल ऑफ गिविंग द सेम आउटपुट एट एन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 1,80,000। वो दे रहा था 2 लाख रुपए का, ये दे रहा है 1,80,000 रुपीज का। देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट फॉर दिस मशीन इज 2,50,000। कितने का रहा है? ये आ रही है 2,50,000 रुपए की, ये आ रही है 2 लाख रुपए की, ये बना रही है 1,50,000 यूनिट्स, ये बनाएगा 1,80,000 यूनिट्स। नहीं ये मैं रुकिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट 180 है दे रखा है इसका, इसका दे रखा है 2 लाख। हाँ ठीक है बेटा 2 लाख ही दे रखा है। ओके, द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल टू मशीन आर एट 1 लाख रुपए। अगर मशीन आर को बेचने जाएंगे तो 1 लाख रुपए बिक जाएगा, बट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग विल अमाउंट टू 30,000 रुपए। As the company has not yet commenced operations, it wants to sell machine R and purchase machine S. कंपनी चाहती है कि भाई जो पुरानी मशीन है ना R उसको बेच देते हैं और नई मशीन खरीद लेते हैं। N Limited will be at zero tax company for 7 years in view of several incentives and allowances available. The cost of capital may be assumed at 14%. Factors दिए हुए हैं। अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल मेक श्योर कि जो ऐसा दिया है ना ये आपको दिया होगी। फर्स्ट ईयर का कितना फैक्टर है 0.877। अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। विपुल कुमार पासवान मीटिंग में है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है चलिए। हाँ जी तो बेटा देखिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो देखिए जरा, यस 1 डिवाइड बाय 1.14 गिव्स मी 0.877, ठीक है ना। और यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है भाई 0.877। एडवाइज वेदर कंपनी शुड ऑप्ट फॉर द रिप्लेसमेंट। ये बताओ कंपनी को कि भाई कंपनी को रिप्लेसमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो देखिए पहले क्वेश्चन क्या सॉल्व करता है, उसके बाद हम खुद करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, देखिए सबसे पहले रिप्लेस कर दो मशीन आर को, तो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कि भाई अगर नई मशीन खरीदोगे तो हमको एक्स्ट्रा कितना आउटफ्लो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो मशीन खरीदने की जो प्राइस है 2 लाख रुपीज, 2,50,000 रुपीज वो करनी पड़ेगी। देखो दिया हुआ। अच्छा मैं नोट कर लेता हूँ, रुको एक बार मैं पूरा नोट कर लेता हूँ। मशीन आर और मशीन एस, ठीक है जी। मशीन आर की जो कॉस्ट है वो हमने खरीद देखिए 2 लाख रुपए में, लाइफ है 5 इयर्स एंड इसको वो कैसे कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लूँगा कि लिखने में थोड़ा आसानी रहेगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा जल्दी से। देखिए ये बात हो गई हमारी कॉस्ट हो गई मशीन आर की, 5 लाख रुपए कॉस्ट हो गई और ये सारी बातें हो गई। आगे देखिए जरा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। द मशीन हैज 5 लाख विद नो रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे भी, रेसिडुअल वैल्यू 0 है, ठीक है। आगे देखिए द एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड 1 लाख यूनिट। कितने यूनिट बनाएगा? यूनिट बनाएगा ये 1,50,000। ओके,
विच कैन बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6 रुपए। कितने बेच देंगे? ये बिक जाएगा 6 रुपए के प्राइस पे। सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6 रुपीज पर यूनिट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 2 लाख रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 6 रुपीज। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी वो है 2 लाख, एंड फिक्स कॉस्ट जो थी वो थी 3 पर यूनिट, 3 पर यूनिट, ठीक है। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि एक हमने बस उठा लिया ऐसे थोड़ा देखने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है ना। चलिए अब मशीन एस की बात करते हैं। एस हैज जस्ट कम अंडर मॉडल एस केपेबल ऑफ गिविंग अ सेम आउटपुट। आउटपुट सेम आएगा बेटा, कितना आउटपुट आएगा? 1,50,000 यूनिट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो होगी 180। डेप्रिसिएशन हटा के, दोनों में डेप्रिसिएशन हटाए हुए कोई बात नहीं है। देयर विल बी नो चार्ज चेंज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो अभी भी 3 रुपए पर यूनिट रहेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द मशीन इज 2.5 लाख रुपए। जो कॉस्ट है मशीन की दैट इज 2,50,000 रुपीज, एंड द एस्पेक्ट लाइफ 5 ईयर, रेशियो वैल्यू 0, ठीक है। वो सेम ही है दोनों में, कोई फर्क नहीं है उसमें। आगे देखिए, कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल। अगर हम इसको बेचेंगे, इफ वी गो टू द मार्केट एंड इफ वी ट्राई टू सेल दिस आर, इसको अगर हम सेल करते हैं तो ये बिक जाएगी 1 लाख रुपीज में। लेकिन 30,000 रुपए जो होंगे वो लग जाएंगे हमारे डिसमेंटलिंग चार्जेस। मतलब मशीन को हटाना, साफ सफाई वगैरह करवाना, उसके नट बोल्ट वगैरह लूज करके मशीन को निकलवा के वो सब काम करवाना, उसमें लग जाएंगे 30,000 रुपए लग जाएंगे हमारे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज 30,000 रुपीज एज द कंपनी हैज नॉट येट कमेंस ऑपरेशन इट वांट्स। वो चाहते हैं आर को बेच के एस को खरीद लेते हैं। जीरो टैक्स कंपनी है, आपको पी वैल्यू दी हुई है। एडवाइस वेदर कंपनी शुड ऑप्ट फॉर रिप्लेसमेंट और नॉट। बोल रहा है भाई बताओ कंपनी को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, पर दोबारा से आप लोग ध्यान से। बेटा दो मशीन की बात हो रही है, एक है आर एक है एस। एक इसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, इसकी कॉस्ट है 2,50,000, ठीक है। रेशियो दोनों की जीरो है, वो लिखा नहीं मैंने। यूनिट्स दोनों सेम बनाएंगे, 150 150। सेलिंग प्राइस 6, दोनों में सेम ही रहेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी है 2 लाख रुपए, इसकी है 180, मतलब सस्ती पड़ेगी। जो यूनिट पड़ेगी ना वो सस्ती पड़ेगी अब, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वही है 3 रुपए पर यूनिट। तो बताओ अब इनको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ इनको ये नई मशीन जो है वेदर इट शुड बी परचेज, ये परचेज करें या ना करें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा एक चीज और, अगर नई मशीन परचेज करोगे तो पुरानी वाली को बेचोगे तो बिक जाएगी 1 लाख रुपीज में। लेकिन 1 लाख रुपीज नहीं, नेट मान लो कि नेट 70,000 में बिकेगी, क्योंकि 30,000 तो यू विल स्पेंड इन वो पूरा उसको रिकवर वगैरह करने में आपके लग जाएंगे, उसको रिमूव करने में, उसको पूरा पेंट करवा के लेवल करने में, वो सारे डिसमेंटलिंग चार्ज आपके लग जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बेटा, ये एक उस थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन का एग्जांपल है। थोड़ा पैनिक मत करना कि यार ये क्या हो गया एकदम समझता, ठीक है। थोड़ा आराम से समझना मेरी बात, ठीक है। देखिए जरा बात कर रहा है रिप्लेसमेंट। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई रिप्लेस करेंगे ना करें, तो देखिए जरा So we can replace it. कैसे पता आपको? हाउ डू यू नो? So because cost per input is less, so in further like future run, we will recover the cost. Yeah, that is okay. But आपने जो अभी पैसा लगाया उसको भी तो नुकसान हो गया आपको। You have purchased the machine only, you have purchased the old machine, that is machine R for rupees 2 lakh rupees. But you are selling it right now, it is only selling for 70,000. मतलब आपको नेट 70,000 मिल रहा है उसका, तो 140 आपके यहाँ पे भी नुकसान हो गया। सही समझ में आएगी बात समीक्षा? No sir. नहीं आएगी समझ? जरूर की एक बार क्वेश्चन हो गया अपना यार।
ये रहा। तो पहले इसको देखिए एक बार, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन आर। मशीन आर को बेच दिया और उसके बदले नई मशीन हमको खरीद ली। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो निकाला इसने कि भाई इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना आउटफ्लो होगा, तो मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो होगा बेटा। नई मशीन की कॉस्ट कितनी रखी आपको, 2,50,000। तो आपको 2,50,000 का आउटफ्लो होगा, लेकिन 70,000 तो मिल जाएंगे ना आपको इस वाली पुरानी मशीन से। इस मशीन को बेच के 70,000 रुपीज मिल जाएंगे आपको। तो नेट आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, आपको लगाने पड़ेंगे 180। ये होगा आपका नेट कैश आउटफ्लो। मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं है बात। यस क्लियर है सर। ठीक है, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है 180 आ गया, आगे बोल रहा है इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कैश फ्लो फ्रॉम मशीन एस, कि भाई मशीन एस से कितना हमको कैश फ्लो होने वाला है। देखिए बेटा इस वाली मशीन में लग रहे थे हमारे, जरा देखिए एक बार, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम मशीन एस, एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम मशीन एस 270 और एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम मशीन आर इज 280। यस आगे देखिए, मशीन जो आर मशीन है और मशीन एस, तो मशीन आर का दे रखा है हमको 270 और इसका दे रखा है 250। ठीक है, तो मतलब 20,000 रुपए का हमको फर्क पड़ेगा दोनों मशीन के अंदर। ठीक है ना, जैसे अगर हमने कैलकुलेट करें इसको तो दोनों का आउटपुट सेम है। इसकी यूनिट है हाँ, इसका कॉस्ट है 2 लाख रुपए, इसका 80,000 रुपए कॉस्ट है। ये बात समझ नहीं है कि उन्होंने 250 कहाँ से लिया है। ये 250 कहाँ से लिया बेटा, एनुअल कैश फ्लो और एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम मशीन एस। गिव मी 1 सेकंड, ओके। ठीक है बेटा, है ना, एकदम सही बोल रहे हैं ये। देखिए बेटा आगे बढ़ना बात में अपन को, मशीन आर से कितना हमको इनफ्लो होगा, ये कैश इनफ्लो की बात कर रहा है, कितना इनफ्लो होगा देखिए कैसे निकाला 270। देखिए सर मैं बताता हूँ बेटा, कितने यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट सेम है 150 यूनिट्स है हमारे पास। सेलिंग प्राइस कितनी है इनकी 6 रुपए, टोटल 9 लाख रुपीस की आपकी सेल होगी। ओके, इसमें से हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है 3 रुपीज पर यूनिट, तो 150 इंटू 3 कितना जाएगा ये 15 45 4,50,000 की आपकी होगी फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, मैं बात कर रहा हूँ मशीन एक्स के बारे में, नहीं एक्स तो नहीं, मशीन एस के बारे में बात कर रहे हैं, एस है ना, एस, यस मशीन एस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेटा एस को बनाने में लगेंगे 180 की कॉस्ट लगेगी और यूनिट बनेगी 150, तो पर यूनिट कितना लगेगा 180 डिवाइड बाय 150 कितना हो गया ये 1.2 1.8 ओके 18 डिवाइड बाय 50 ये हो गया 1.2, बिल्कुल सही। तो पर प्रोडक्ट आपकी 1.2 जो लगेगी वेरिएबल मशीन की जो कॉस्ट है वो लगेगी, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लगेगी 1.2 पर यूनिट, उसको भी काउंट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये क्या लिखा हुआ, ये कहता है 150 मतलब 1,50,000 इंटू 1.2 कितना जाएगा 18,000। ठीक है ना बेटा, ये है मेरी फिक्स कॉस्ट और ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट कितना बच जाएगा हमारे पास, इनफ्लो कितना ज्यादा बेचने, 9 लाख माइनस 450 और माइनस 180 कितना आ गया 270 आ गया मेरा इनफ्लो एक्स से, एस से जो मैं, अरे मैंने उल्टा लिख दिया शायद, यस एस से आएगा बेटा 270 का और उससे आएगा 250 का। कैसे निकाले हम निकाल लेते हैं वो भी देखिए, एस से आएगा 270 का, आर से आएगा 250 का। आर कैसे निकालेंगे देखिए जरा वापस वही बेटा, आर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यूनिट्स कितनी है हमारे पास टोटल, यूनिट्स है 1,50,000, सेलिंग प्राइस कितनी है 6 रुपए, तो 6 इंटू 150
टोटल सेल्स कितने की होगी? 9 लाख रुपए की हमारी टोटल सेल्स हो जाएगी। माइनस कर देंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बोला सेम ही रहेगी, 3 रुपए पर यूनिट इंटू 150, ये हो जाएगा 4,50,000। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब आर के केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगती है? आर के केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगती है हमारे पास? 2 लाख रुपए, और यूनिट बनते हैं 150, तो एक की कितनी लगती है? 2 लाख डिवाइड बाय 150, ये हो गया 1.34। कितना हो गया बेटा? 1.34 इंटू 150। यूनिट्स दोनों में बराबर बन रहे हैं। हाँ, यूनिट तो बराबर ही है ना दोनों में बेटा। देखिए ये रहा, यूनिट्स बनते हैं 150 इसमें भी, और इसमें भी यूनिट्स 150 बनेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितनी जाएगी मेरी कॉस्ट? 1.34 इंटू 150, दिस गिव्स मी 210। इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा ये? ये आ गया 240। अब इस क्वेश्चन में लिया हुआ है 250, क्योंकि इन्होंने वो राउंड ऑफ की वो कर दिया, थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह करके इन्होंने लिख दिया इसको 250। अपन ने क्या यहाँ पे 1.34 लिख दिया, राउंड ऑफ कर लिया। अगर इसको 1.33 लेके चलते हैं अपन, तो ये आता है 150, है ना। देखिए आप इस कैलकुलेशन के ऊपर मत जाइएगा कभी भी, ठीक है ना। अगर मैं इसको पूरा ब्रॉडली लिखता हूँ, अगर मैं डिटेल में करता हूँ इसको, तो देखिए अगर मैं करूंगा 200 डिवाइड बाय 150, ये आएगा मेरे पास, ये आएगा 1.333333 ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर 1.33 में 1.333333 अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं मैं किसका? 150 का, जो हमारी यूनिट्स है, तो आंसर क्या आता है? 1.33 इंटू, तो ये आएगा 2 लाख। ये 2,10,000 नहीं आएगा, ये आएगा 2 लाख। आ गया, ये आएगा 2 लाख। आप करके देखिएगा एक बार, यहाँ पे बच जाएगा 250। तो हमको पता लग गया कि भाई हमारा जो इंक्रीमेंटल गेन होगा ना, पूरा सब कुछ करने के बाद, सब सारा प्रोसेस को दिमाग लगा लिया, सब कुछ कर लिया हमने, तो हमको अभी आउटफ्लो करना पड़ेगा 1,80,000 रुपए का, और बदले में जो हमको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। 20,000 रुपए कॉस्ट हमारी कम लगेगी, तो उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा पूरा जो वो था वो एक्सप्लेन कर दिया हमने। समझ में आ गया आपको बात? एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन? किसी बच्चे को डाउट है इसमें कि सर ये अमाउंट कहां से आया? कोई भी एक अमाउंट तो प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। अब बेटा हम वही निकाल लेंगे क्या जो हम हमेशा निकालते हैं। क्या निकालें? एनपीवी निकालें। एनपीवी निकाल लीजिए सर। अब निकाल लेते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या बनता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो दे रखे हैं आपको? हाँ दे रखे हैं भाई, 20,000। लिख लूं मैं वापस से? चलो नीचे कर देता हूं। ईयर, ये लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 आ गया ना? हाँ, और ऊपर ले लेंगे 0, जो मतलब अभी की बात हो रही है ना, ऐसे शुरू करना है। 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो अभी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसका हो जाएगा 1। इनका निकालेंगे। रेट क्या दे रखी है हमको? 14 दे रखी है। शायद मेंशन नहीं कर रखा, हाँ 14 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं इसको 0.877, 0.769, 0.675, 0.592, फिर आ जाएगा 0.519। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश इनफ्लो, कि भाई कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। वो तो 20,000 का हो रहा है हर बार, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। तो इन सबको ऐड कर लूँ मैं एक बार, तो सबको, तो ये सेम ही है ना बेटा, हर बार 20,000 ही है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। सबको ऐड कर लेता हूँ एक बार ही मैं। क्या जाएगा? 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.7675 प्लस 0.592 प्लस 0.519। ठीक है, ये आ गया 3.432। मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 रुपए से इंटू 20,000,
ये आ गया 68640। क्या आ गया ये आ गया 68640 कि भाई आपको इतने रुपए का नेट इनकम हो रही है। देखिए इन्होंने क्या निकाला है, देखो 68640, ठीक है, तो मैच हो गया परफेक्ट। आगे बोल रहा है ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो मैंने नोट करा था, कहां पे नोट करा था, ये कितना हो गया पेमेंट कैश इनफ्लो, ये हो गया 68640। और आउटफ्लो कितना करना पड़ रहा है, खर्चा कितना करना पड़ रहा है आपको, खर्चा करना पड़ रहा है आपको 180 का, वो मैं पहले निकाल लिया था आप लोगों के सामने, ये 180 आ गया 180। तो बेटा नुकसान हो रहा है, समीक्षा कहते हैं रिप्लेस कर लेंगे, है ना, नुकसान हो रहा है 1,11,360 रुपीज का नुकसान हो रहा है, तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, डू नॉट रिप्लेस। Okay, sir. Understood. ठीक है, आगे बस मैं आपको बेटा दोबारा बता दूं, मैं पूरा क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व किया है, देखिए थोड़ा आराम आराम से पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। देखिए भाई ये होता है कैपिटल बजटिंग का फायदा। कैपिटल बजटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, जो गलती करी समीक्षा ने, आप सब लोग भी वही गलती करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपसे पूछता ना आप भी कहते थे कलो रिप्लेस क्या फायदा है, लेकिन जब हमको उन्होंने टेक्निक सिखाई है तो हम उसको यूज करेंगे ना बेटा। कॉस्ट दोनों मशीन की सेम नहीं है, इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए, इसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आप पे करोगे यहाँ पे, ठीक है। और वैल्यू दोनों की सेम है, यूनिट सेम बना रहे हैं, सेलिंग प्राइस सेम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा है, इसकी कम है ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई जो भी चीज कॉस्ट कम देगी वो हमेशा महंगी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कार, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार से कितनी महंगी मिलती है आजकल, क्योंकि बेटा कॉस्ट कम है, उनकी रनिंग कॉस्ट कम है, इसलिए वो महंगी देते हैं। ओके, बात समझ में आया आप लोग को ना, ठीक है। अब हमको निकालना है सबसे पहले इंक्रीमेंट, भाई एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो देखो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन बदले में जो पुरानी मशीन है उसके 70,000 रुपीज मिल जाएंगे आपको, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो नेट आपको 1,80,000 रुपीज आउट ऑफ योर ओन पॉकेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और रिटर्न कितना मिलेगा बदले में, रिटर्न निकाल लिया देखो मैंने, मशीन आर ये रहा और एस ये रहा, तो आर का यूनिट सेम है बेटा, कॉस्ट को निकाल ली, इसमें आ रहे हैं 2.5 लाख रुपए, इसमें आ रहे हैं 270, तो मतलब आपको नेट 20,000 रुपए का फायदा होने वाला है। कितने का फायदा होने वाला है, 20,000 का 5 साल के लिए। तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, अगर 20,000 की वैल्यू निकालोगे 5 साल के लिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा इतना, ये रहा 68640, लगाए कितने 180, बदले में कितना मिला 68640। तो क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नुकसान हो रहा है, तो आप बोल दोगे नहीं भाई साहब हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। So I have one doubt in other method that Yes, payback period when cash flows are unequal. ओके, सुबह तो किया था सॉल्व, देते हैं इसी में होगा। We did one question right and I was saying कि वो यहाँ पे हो जाएगा 2 years आया था, 2 years 3 से ऐसे कुछ किया था ना क्वेश्चन अपने सुबह सुबह। ये रहा, देखिए बेटा देखिए। हाँ बताए बेटा, समीक्षा पहले आप बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। Sir, I'm not able to remember that formula. I'm not able to by heart it. बेटा समझो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेरी बात समझो आप, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक, कि भाई दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, ये आपके इन्फॉर्मेशन है टोटल, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ये है बेटा मेरी बात छोटी सी, हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इतना कैश इनफ्लो मिल रहा है, अनइक्वल है, हर बार सेम नहीं है। तो अब आपको निकालना है कि भाई जो मेरा प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए, वो मैं कब रिकवर कर लूंगा। तो देखो 10,000 में से, देखो और एक और तरीके से बता रहा हूँ, चलो 10,000 रिकवर करना है आपको, तो 10,000 में से 6,500 तो आपने फर्स्ट में रिकवर कर लिए, कितने बच गए आपके पास, 35 रिकवर करने हैं आपको, और उनमें से 3,000 आपने 2 साल में रिकवर कर लिए, तो 3,000 और माइनस कर दो, कितने बच गए 500। कितने रिकवर करने हैं, 500 रिकवर करने, कितने में से, 3,000 में से। पूरे 3rd ईयर में मैं 3,000 रुपए कमाऊंगा, मतलब अगर 3,000 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं अपन, तो क्या आता है हमारे पास, जरा देखते हैं,
250 मतलब क्या हो गया 250। देखो कितना आसानी से समझ में आ जाएगी बात। आप देखो मतलब कहने का ये हो गया कि भाई आप अगर पूरे साल में 3000 रुपए कमा रहे हैं तो दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज एवरी मंथ आप 250 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल तो आपके पैसे ही लग गए, 1 साल तो ये कमाने में लग गया, दूसरा साल 3000 रुपए कमाने में लग गया, ये लग गया। अब 500 और चाहिए तो कितना टाइम और लगेगा? 2 महीने और लगेंगे। सही कह रहा हूं क्या मैं? भाई अगर आप 1 महीने में 250 रुपए कमा रहे हो, आपको कमाने हैं 500 रुपए, तो 2 महीने लगेंगे ना आपको। तो आंसर बन जाएगा 2 years 2 month। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आंसर 2 years 2 month। लेकिन ये 2 month को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये इसका लॉजिक है बेसिकली। ये कर रहे हैं हम, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं, हम ये कर रहे हैं। अब देखिए बेटा फॉर्मूला क्या बना। फॉर्मूला अल्टीमेटली जो बना वो ये बना कि भाई हमको क्या करना है, हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव कि भाई हमने अभी तक कितना कितना कमा लिया है, कितना पैसा हमने अभी तक कमा लिया है, ये निकालना है हमको। देखिए कैसे करेंगे। भाई पहले साल में कमा लिया 6500, फर्स्ट ईयर के एंड तक प्रोजेक्ट से टोटल कितना रुपए कमा चुके हो? 6500। सेकंड ईयर के एंड तक कितना रुपए कमा लिया? भाई 6500 तो पहले कमा लिए थे, सेकंड ईयर में 3000 और कमा लिए, तो टोटल कितने कमा लिए बेटा? क्यूमुलेटिव निकाल लिए 9500 निकाल लिया। इसके बाद कितने कमा लिए और ऐड कर दो 3000 उसमें, तो ये कमा लिए 12500। तो मतलब थर्ड ईयर जब एंड होगा ना, तब तक आप 12500 रुपीज कमा चुके होंगे अपने प्रोजेक्ट से। ठीक है, और एक और बचा भी, तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल 13500 आप कमाएंगे अपने प्रोजेक्ट से। आपको रिकवर करना है 10000 रुपीज। तो 10000 कहां पे रिकवर होगा मुझको बताओ जरा। यहाँ पे होगा ना रिकवर। भाई सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को बच्चों? यहाँ पे होगा ना भाई। सेकंड ईयर तक तो आपने 9500 रिकवर कर लिया, ओके, और थर्ड ईयर तक आपने रिकवर कर लिया 12500। तो बीच में कहीं पे आपने 10,000 रुपए रिकवर किए होंगे। तो फॉर्मूला कैसे? देखो 2 ईयर तो लगेंगे मिनिमम। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 साल तो लगेंगे ना समीक्षा? यस सर। बेटा जब 9500 कमाया तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 2 इयर्स तो लगेंगे 9500 रुपीज कमाने के लिए। उसके बाद आपको 500 और चाहिए। क्या चाहिए आपको? 500 और चाहिए। कितने में से चाहिए? 3000 में चाहिए। 3000 जो हमने पूरे साल में कमाया उसमें से पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ 500 रुपए चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, याद आएगा 2.17। ठीक है क्या? आगे के बात में आप लोगों को? हाँ सर वो समझ में आ गई, बट इसमें हम लोग इन्फ्लेशन क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं? अरे मेथड यही है भाई। जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 2 तरह के मेथड होते हैं हमारे पास, डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। यस सर। ये रहा, जब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई 2 ही तरीके हमारे पास, डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग। तो नॉन डिस्काउंटिंग में 2 ही बातें तो होती हैं, पेबैक पीरियड की बातें होती हैं और अकाउंटिंग रिटर्न की बातें होती हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम इन्फ्लेशन का वो लगाए, अब इन्फ्लेशन मत बोलो, आप बोलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लगाएं अगर, तो बेटा वो बन जाएगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो क्या बन जाएगा? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, इतना ही है अपना आज कैपिटल बस्टिंग में, इतना ही है। आप एनएरा वाले टॉपिक उसको स्किप कर सकते हैं, बस थोड़ा कंसेप्ट तो समझ लीजिए। उसमें कुछ शॉर्ट वो ऐसे क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा, लेकिन जो लेंथी वाले क्वेश्चन है उनको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी आपके लेवल का इतना है नहीं, मतलब थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी हो जाएगी आपको समझने में। ओके, कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई कुछ समझ में आ गया, तो उसको स्किप कर दीजिए आप। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे लेवल, जैसे क्वेश्चन अभी कराया ना मैंने आज, इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा मैं एग्जाम के अंदर अच्छे लेवल के, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए अब अपन मिलते हैं 1:30 बजे, थोड़ी अपन बात कर लेंगे इनफॉर्मली। मैं शर्ट पहन के नहीं आऊंगा, आई बी वेयरिंग अ टी-शर्ट। ओके, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए, पीपल हु वांट्स टू कुछ बातचीत करना चाहते हैं, फिर सबके लिए कोई अटेंडेंस नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, डोंट ज्वाइन। ओके, चलिए, एंड इफ यू डोंट ज्वाइन, तो उन बच्चों के लिए जो दोबारा ज्वाइन नहीं करते, बेटा ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर बी यू। आप लोग अच्छे से काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना डेवलपमेंट कीजिए, इंग्लिश सीखिए, जो भी आपको कमी लगता है, आपको लगता है मेरे अंदर ये थोड़ी सी वीकनेस है, छोटी 19-20 है, थोड़ा सा कमी है, तो प्लीज वर्क ऑन इट, जैसे भी आपको मन करता है। बट बी वाइज अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, दिन भर पबजी खेलने में और वीडियो देखने में जिंदगी में कुछ रखा नहीं। सर हाँ बेटा,
यस सर बोल रहे हैं कि सर आज वाला दोनों वीडियो का लिंक चाहिए सर। हाँ सर। हाँ, ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो HGU का चैनल है, HGU का डिफॉल्ट चैनल पता है ना आपको, ऑफिशियल चैनल जो है हमारा। अरे बताओ भाई बच्चों को, कौन कौन बोल रहा है बेटा, नाम बताइए, नाम बताइए अपना एक बार बेटा। सर रिशु बोल रहे हैं, ठीक है बेटा रिशु। तो जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उस पे आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके वीडियोस देख लीजिएगा, ओके ठीक है। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट। एंड आप लोगों को हेल्प है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड आस्क एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग एट दैट टाइम, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन 1:30 बजे फॉर ऐसे ही सब चिट चैट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड इट वाज सो नाइस मीटिंग यू गाइस, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। और मैंने बड़े एक्साइटमेंट में आप लोगों का पीटी शिप जो लिया वो लिया था। मैंने बोला था कि मेरे को BBA 1 का पीटी बनना है, बिकॉज आई कुड सी सो मच पोटेंशियल इन यू गाइस। मुझे लगता था कि ये बच्चे बहुत अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, इफ आई डू समथिंग विद देम, अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो बच्चों का कुछ मतलब ना अच्छा हो जाएगा, कुछ मजे आएंगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अपनी जर्नी बस इतनी थी, बट फिर भी आई स्टिल फील कि भाई यू नो कोई आपने कुछ सीखा होगा, कुछ अच्छा आपको लगा होगा थोड़ा सा। और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू कॉल मी। जब आपका जॉब लग जाएगा तो आप मुझे फोन करके बताएंगे सर हमारा जॉब लग गया है, ठीक है। फिर मैं आपके लिए पिज्जा भिजवाऊंगा, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर BBA एंड ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू। ओके।